अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद आसिफ़ नदवी, सदर जमीयत उलमा शहर नांदेड़, आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारी खुशनसीबी है, सआदत है कि इस वक्त मेरे साथ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल एडवाइज़र और जनाब एडवोकेट तहवर ख़ान साहब पठान मौजूद है। मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है इस बात का इत्तराफ़ करते हुए आपको बताते हुए कि गुज़िश्ता दिनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एडवोकेट साहब के हाथों मुतअद्दिद केसेस के अंदर मुलव्विस और बेकसूर क़ैद किए गए नौजवानों की रिहाई का अमल इनके हाथों हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे बच्चे रिहा हुए हैं। आज इन सारे वाक़यात के बाद आपकी नांदेड़ तशरीफ़ आवर हुई है। चुनांचे इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा कि हज़रत से कुछ अहम इश्यूज़ पर बात की जाए। ख़ास तौर पर एक मसला जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा सरासीमगी या तजस्सुस पाया जाता है, वो है रिज़र्वेशन का मसला और ख़ास तौर पर मुस्लिम रिज़र्वेशन का मसला। हम आज एडवोकेट साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर ये मुस्लिम रिज़र्वेशन का या रिज़र्वेशन का हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या बैकग्राउंड है और क्या मुल्क की मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को रिज़र्वेशन का होना बेहद ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों पर हम बात करना चाहेंगे। तो एडवोकेट साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत देश और ख़ास तौर पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिज़र्वेशन की जो प्रतिक्रिया है उसका आखिर कॉन्सेप्ट क्या है और आखिर वो कौन सी चीज़ें हासिल हो सकती है रिज़र्वेशन के ज़रिए से, जिसके ज़रिए बैकवर्ड्स और मुस्लिम तबक़ा ये मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकता है। मुफ्ती साहब, बुनियादी बात यह है कि जो रिज़र्वेशन की हिस्ट्री है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड में सबसे पहले जो शुरू हुई है उसका जो एजाज़ है वो अपने महाराष्ट्र स्टेट को ही जाता है। ब्रिटिश पीरियड में पसमानदा तबक़े के लिए, पसमानदा तबक़े को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सबसे पहले जो तहरीक चलाई गई वो 1882 से लेकर 1851 तक काफ़ी उरूज पे रही और उसकी लीडरशिप करे थे महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और रिज़र्वेशन देने का पहला काम भी महाराष्ट्र से ही हुआ दुनिया की तारीख में, और वो था छत्रपति शाहू महाराज के पीरियड में। इन्होंने 1903 में पहली बार रिज़र्वेशन का कंसेप्ट को अमली जामा पहना है। और उसके बाद जो है ब्रिटिश पीरियड में ही अंग्रेज़ी हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत उसमें रिज़र्वेशन के प्रोविजंस उसमें रखे थे। और उसके बाद जब अपना आइन बना तो आइन में एससी और एसटी के लिए इनबिल्ट रिज़र्वेशन की प्रोविज़न रखी गई। और उसके साथ साथ भी एक चीज़ की लचक रखी गई कि एससी एसटी के अलावा पसमानदगी की बुनियाद पे जो लोग पिछड़ चुके हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत प्रावधान रखा गया। तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो मोमेंटम आया है ओबीसी रिज़र्वेशन का, वो आया है मंडल कमीशन के क़याम के बाद। मंडल कमीशन ने काफ़ी तहक़ीक़ात के बाद ये रिकमेंडेशन दिए कि ओबीसी का एक बड़ा तबक़ा जो है वो मेन स्ट्रीम से काफ़ी दूर है, तो एससी एसटी की बुनियादों पर उनके लिए रिज़र्व कोटा रखना चाहिए। और मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद ही 27% जो ओबीसी का कोटा अमल में आया है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने तरदीद की है, और उसके बाद से ओबीसी के लिए रिजर्वेशन शुरू हुआ। तो ये मंडल कमीशन जो है 1979-80 के दौरान हुआ और एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सारे उसके बाद वो 1990 के बाद हुआ। तो अब जहाँ तक कंसेप्ट है मुस्लिम रिज़र्वेशन का, तो ये जो वर्ड मुस्लिम रिज़र्वेशन है ये इट्सेल्फ मैं समझता हूँ कि थोड़ा तशवीशनाक है कि रिज़र्वेशन मज़हब की बुनियाद पे नहीं है। और जमीयत का भी ये मौक़िफ़ रहा है कि मुस्लिम रिज़र्वेशन के लिए नहीं रहा, मुसलमानों में जो पसमानदा तबक़ा है जो मेन स्ट्रीम से काफ़ी दूर जा चुका है, उनको पसमानदगी की बुनियाद पे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ % रिज़र्वेशन की ज़रूरत है।
और ये तहरीक आप जितने स्टेट में रिजर्वेशन मुस्लिम पसमानदा तबके को मिला है, उसके पीछे मैं समझता हूँ कि 100% एफर्ट्स जो है वो जमीयत उलमा के। और इस इशू को लेके महाराष्ट्र में मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब के जो एफ़र्ट्स रहे, वो अपने साथ नहीं है, आज काफ़ी दूर है, लेकिन उस बंदे ने सारी जमीयत को जिस तरीके से मोबिलाइज़ किया है और इस इशू को नदीम साहब ने एक पब्लिक का इशू बना दिया। ताल्लुक़ा ज़ात से लेके सुदूर ज़िले से लेके स्टेट लेवल तक, रीजनल लेवल पर हर जगह पूरी ताकत से, सिंसियरिटी से इस इशू को आगे लेके चले। एक लेजिटिमेट डिमांड को मुस्लिम ज़ात पर नहीं, पसमानदगी की बुनियाद पे। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मौलाना नदीम सिद्दीकी का लॉयंस शेयर रहा है और उनकी कोशिशों और काविशों की वजह से हुकूमत महाराष्ट्र ने 2014 में इसका ऑर्डिनेंस लाई 5% नौकरियों में और एजुकेशन में मराठा रिजर्वेशन के साथ। तो मराठा को 16% और मुस्लिम पसमानदगी की बुनियाद पे 5% सर्विसेज में और 5% एजुकेशन में, जिसको क़ानून की कसौटी पे परखा गया। बम्बई हाई कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया गया। तो बम्बई हाई कोर्ट ने उस हियरिंग्स के दौरान मैं कोर्ट में मौजूद था एज ए लीगल सेक्रेटरी ऑफ जमीयत उल-उलमा। तो उसके अंदर बम्बई हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में वाज़ेह कर दिया कि पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों की जो तबक़ात है, जो क्लासेस है, उनको 5% देना चाहिए। और ये जमीयत उल-उलमा की ही हो रही, तेलंगाना का रिजर्वेशन हो, तमिलनाडु का हो, यहाँ का हो, ये जमीयत उल-उलमा के स्टैंड से हुई। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि उस वक्त के जमीयत उल-उलमा के जो जमीयत उल-उलमा हिंद के जो चीफ थे, 1951 में पहली बार इशू उठाए कि पार्टीशन के बाद जो हालात बने हैं और जो क्रीम तबका मुसलमानों में नहीं रहा है और बुनियादी तौर पे मुसलमान पिछड़ चुका है उस ईरा में, तो इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत, डिमांड तो उस वक्त थी। लेकिन महाराष्ट्र में जो उसका तेज़ी आई, उसमें गर्माहट आई, वो मैं समझता हूँ नदीम सिद्दीकी साहब ने जब इशू टेक ओवर किए 2009 ऑनवर्ड, तो 14 का रिजर्वेशन हुआ, जो हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। लेकिन बाद में हुकूमत चेंज हो गई और 2014 का जो रिजर्वेशन मिला था वो ऑर्डिनेंस के तहत मिला था और ऑर्डिनेंस की मियाद होती है सिर्फ 6 महीने। तो उस 6 महीने के वक्फे में हुकूमत तब्दील हो गई और उस ऑर्डिनेंस को क़ानूनी शक्ल देने के लिए मौजूदा उस वक्त की जो हुकूमत थी 2014 से 19 तक की, उस हुकूमत ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मराठा रिजर्वेशन के लिए अलबत्ता उन्होंने ऑर्डिनेंस वो किए, लेजिस्लेशन में इनेक्टमेंट लाए, लेकिन मुसलमानों की जो पसमानदगी की बुनियाद पर जो दिया गया था उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लिए गए। तो इसमें एक चीज़ जो हमारे देखने में आ रही है कि जहाँ तक मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला है, जैसे अभी आपने भी अपनी स्पीच में बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक इसको ग्रीन सिग्नल है और रेड सिग्नल इसको मिला नहीं है, जबकि अदर कम्युनिटीज़ के लिए जो रिजर्वेशन का मसला है वहाँ पर ये मसला जाकर सुप्रीम कोर्ट पर भी ख़त्म हो चुका है, उनके लिए रेड सिग्नल उनको मिल चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में जो जमीयत उलमा का जो किरदार है या इस सिलसिले में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए एक मजबूत लाए अमल बनाते हुए क्या और किस बुनियाद पर काम किया जा सकता है? मराठा रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, एक गहन कानूनी बात है, लेकिन आपको मैं उसको आम अल्फाज में समझा के अगर वो करूं तो बुनियादी तौर पे 1992 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसके अंदर 9 रुकनी बेंच थी। 9 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के, वो जजमेंट का नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि रिजर्वेशन की जो मयाद है सभी फैक्टर्स के लिए मिला के वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 50% का स्लैब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। ये पहली बात। क्यों, तो अब जो मौजूदा रिजर्वेशन का जो मयाद जा रहा है, मराठा रिजर्वेशन का हो या मुस्लिम रिजर्वेशन का हो, वो 50% की मयाद को क्रॉस कर रहा है। तो ये एक पहला हर्डल है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच का जजमेंट इंदिरा साहनी का, वो एक बीच में रोड़ा बना हुआ। दूसरी बात ये थी कि जो पसमानदगी की जो कैलकुलेशन है, बैकवर्डनेस का जो
तरीका है इवेलुएट करने का, एनालाइज करने का, उसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा हो। ये सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ है, क्वांटिफाइबल डाटा, यानी पूरा कंप्लीट डाटा आप हमारे सामने रखो पसमानदगी का। तो क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करने वाला या कलेक्ट करने वाली कमेटी या कमीशन जो हो वो सेंट्रल लेवल का हो। तो मराठा भाइयों के साथ बदकिस्मती उनकी ये हुई कि उनका जो क्वांटिफाइबल डाटा निकालना था वो किसी नेशनल कमीशन ने नहीं निकाला, वो निकाला था स्टेट कमीशन ने। बात समझ रहे हैं? स्टेट कमीशन ने निकाला। तो स्टेट कमीशन का डाटा था और वो एक एग्जाम्पलरी तौर पे निकाला गया था। कुछ जैसा टेस्ट करते हैं, 10 आदमी में से 2 आदमी को ले लीजिए, तो उस तरीके का था। 10 के 10 आदमियों को नहीं लिया गया था। तो एक मजमूई तौर पे उसको उर्दू में क्या कहेंगे आप, सरसरी जायज़ा लिया गया था, जबकि क्वांटिफाइबल डाटा के कंसेप्ट को छेद करने वाला था, उसको स्ट्राइक करने वाला था। तो इन 2 वजूहात मेन हो गए। और तीसरी मेन वजह ये रही, सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा रिजर्वेशन स्ट्रक डाउन किया है, वो तीसरी वजह ये थी कि 28 अगस्त 2018 को मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनाब मोदी साहब की क़यादत में जो हुकूमत चल रही है, इन्होंने इनडायरेक्टली स्टेट के पावर को कैप्चर कर लिया। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। अब ये जो ओबीसी या पसमानदगी की जो सर्वे है या उसकी जो रिपोर्ट है, ये पावर स्टेट का है। किसी स्पेशल कम्युनिटी को बैकवर्डनेस के ऊपर उनको रिजर्वेशन दे, ये पावर स्टेट का है। पावर ख़त्म नहीं किए गए, लेकिन कौन पिछड़ा है इसको एनालाइज करने का और इवेल्युएट करने के पावर्स जो है वो ले लिए अपने सेंटर के पास। तो 103 जो अमेंडमेंट आया उसके तहत ये पावर्स चले गए डायरेक्टली इस पावर को सेंटर के पास चले गए। तो अब आपके स्टेट के कितने भी रिपोर्ट्स हो वो कोई अमर माने रखते नहीं, और मराठा रिजर्वेशन में सेंटर का कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो जो 103 अमेंडमेंट था उसके तहत पावर्स पूरे नेशनल कमीशन को चले गए, और कोई नेशनल कमीशन ने मराठा कम्युनिटी को बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं करा आज तक। तो इन बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन मुसलमानों की जो पसमानदगा तबके को रिजर्वेशन देना है, उनकी स्टोरी कुछ अलग है। तो वो पॉसिबल है, और मौलाना ने, हमारे सदर साहब ने, नदीम सिद्दीकी साहब ने, उनकी कोशिश तो 2009 से चल रही है। लेकिन अभी अब जो नई हुकूमत तश्कील में आई है महाविकास आघाड़ी की, इसके अंदर जब से आई है वो बेचारे काफ़ी इस पे लगे हुए हैं। कई आला सतह की उसके अंदर मीटिंग्स हुई हैं, और जो स्टेट रियासती हुक्काम हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ वक्त गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने मुसलमान लीडरशिप है, इंटेलेक्चुअल्स है, वो लोग सारे बंदे नदीम सिद्दीकी साहब की क़यादत में इस इशू को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी डिस्कशंस तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रहे हैं। सर, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हमारे इस वक्त सोसाइटी में देखने में आ रहा है कि अदर जो बहुत सारी तंजीमें हैं, स्पेशली पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है, हम ये देख रहे हैं कि रिज़र्वेशन का मसला वो हल तो नहीं हुआ है, जबकि उसको ग्रीन सिग्नल मुस्लिम रिज़र्वेशन को मिला हुआ है। लेकिन सिर्फ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल या सोशल कुछ तंजीमें उसके क्रेडिट के होड़ में भी नज़र आती है। वो हर एक का अपना मामला है। हम ये जानना चाहेंगे कि स्पेशली जमीयत उलमा हिंद और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र और उसके सदर मोहतरम हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब ये मुस्तकिल इसमें लगे हुए हैं, और आगे की इनकी रणनीति या लाए अमल इस सिलसिले में क्या है, ये कौम के सामने आ जाए। देखिए, जमीयत उलमा महज एक तंजीम नहीं है, ये एक तहरीक है। और जमीयत उलमा ने कभी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं किया है। जमीयत उलमा का जो भी काम होता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए, कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए होता है, और जो भी है बंद मुट्ठी से काम करे। और इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जमीयत का लॉयंस शेयर रहा है, और कभी भी जमीयत ने इसको पॉलिटिसाइज़ नहीं की, इशू को पॉलिटिसाइज नहीं की, कभी नहीं की। क्यों? तो इसके जो देरीना नताइज है
उसका अल्लाह के पास फल मिलने वाला है, कौम और मिल्लत की इसमें काफ़ी तरक्की होने वाली। तो जमीयत ने अपने आप को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखा है। हम एनजीओ है, और नदीम साहब का भी, सदर साहब का भी हमारे यही मौक़िफ़ रहा है कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। काम बनना चाहिए, काम होना चाहिए। जो पसमानदा लोग हैं उनकी दुआओं के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए ये जंग लड़ी जा रही। अब जब सदर साहब के साथ जो कई डेलीगेशंस के तकरीबन आला सतही 13 मीटिंग्स हुई इसके अंदर गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े पॉलिटिकल हस्तियाँ थे, लेकिन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की जो क्रीम है वो तकरीबन तमाम क्रीम हाफ़िज़ नदीम सिद्दीकी साहब, सदर साहब के क़यादत में इसमें थी, और एज ए लीगल पर्सन मैं भी साथ था। तो जब हुकूमत महाराष्ट्र का जो तशवीश थी वो दो चीज़ों पे थी कि आप हमें ये दो चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दीजिए, तब इंशाल्लाह इस पर हम मौसर कदम उठाएंगे। वो दो चीज़ें कि इंदिरा साहनी का जजमेंट 50% का जो स्लैब है वो आप कैसा क्रॉस करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था जो बाद में कोर्ट मोदी गवर्नमेंट ने पीछे हाल में उसको वापस ले लिया, ये दो चीज़ें हैं, आप दोनों चीज़ों की वजाहत कीजिए। तो इसके अंदर जमीयत उलमा की तरफ से और मुस्लिम वफ़ की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से उसका क्लैरिफिकेशन दिया गया कि इंदिरा साहनी का जजमेंट अपने आप में, जब यहाँ बोलता है कि वो 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने ये वजाहत कर दी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में और एक्सट्रीम रीजंस के लिए आप ये मयाद को तोड़ सकते हो, बशर्ते है कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस दिखाना है। काफ़ी गहन मुद्दा है, तमाम जमीयत के रुकन को, तमाम जी शऊर मुसलमानों को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अब जिन बुनियादों पर 50% की मियाद आगे बढ़ाई गई है, तमिलनाडु की मियाद 69% है, और अपनी अगर मराठा और मुस्लिम की मिला के भी जाती है तो 69 के करीब चले जाएगी। तो इसमें बुनियादी बात यह है कि सच्चर कमीशन और रंगनाथन कमीशन, दोनों कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करे थे। तो जो दूसरी ज़रूरत है कि कमीशन जो अपॉइंट हो सेंटर का हो, तो मुसलमानों की पसमानदगी का क्वांटिफाइबल डाटा सच्चर कमेटी के थ्रू आया। फॉर एग्जांपल, यहाँ महाराष्ट्र में या इंडिया में 1000 मेडिकल कॉलेज है, तो सच्चर कमीशन ने इतनी मेहनत की थी कि वो 1000 कॉलेजेस का पूरा डाटा उन्होंने हासिल किया था। स्टेट वाइज, कॉलेज वाइज, ज़िला वाइज, ताल्लुक़ा वाइज इतनी ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने वो डाटा लाया था। पहली बात तो वो कमीशन सेंटर ने कायम किया था। दूसरी बात, उनके पास पूरा क्वांटिफाइबल डाटा है जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, और इन्हीं की बुनियाद पे हुकूमत महाराष्ट्र ने जो 2014 में जो रिजर्वेशन बहाल की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था। तो अब मैं समझता हूँ कि अभी कोई हर्डल इसके अंदर नहीं है, अब ये सिर्फ पॉलिटिकल विल का सवाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा सदर साहब के पीछे अगर आप सब लोग खड़े हो तो ये 1 स्ट्रोक में रिजर्वेशन का मामला हल हो सकता है, एक ही स्ट्रोक में। आपको पता होना चाहिए कि नागपुर अधिवेशन के अंदर तकरीबन नदीम सिद्दीकी साहब के कोशिशों से और काविशों से और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के पूरे सपोर्ट से तारीख़ी इजलास हुआ था। तो इंदौरा ग्राउंड था, उसमें मैं भी शामिल था। तो उस मोर्चे का जुलूस का जब हम मंत्रालय पहुँचे नागपुर के जहाँ अधिवेशन चल रहा था, वहाँ एक उसका सर था, तो इजलास की जगह पे इंदौरा ग्राउंड पे उसकी पब्लिक थी। मैं समझता हूँ 10 से 11 लाख की पब्लिक थी। नागपुर के तारीख़ में उससे बड़ा इजलास उससे वो नहीं हुआ था। तो अब सारी चीज़ें तो है, और क़ानूनी अड़चन हुकूमत महाराष्ट्र के सामने अब नहीं रही, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह जमीयत के कोशिशों को और काविशों को इसका फल और अजर मिलेगा। और थोड़ी सी देखिए, कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती,
शीर खार भी जब तक रोता नहीं, जब तक उसकी मम्मी उसको दूध नहीं पिलाती। तो रोना ज़रूरी है। अगर आप चाहेंगे कि हर चीज़ आपको प्लेट में मिल जाए तो नहीं, वक्त का तकाजा है, कुर्बानियाँ देना ज़रूरी है। बग़ैर कुर्बानियों के तो कुछ नहीं होगा। अब जो मेन स्ट्रीम के लोग भी हैं वो भी रिजर्वेशन मांगते हैं, जबकि बुनियादी तौर पर सच्चर कमीशन आप अगर पढ़ेंगे, और जिसको हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया है, आपके दोनों हाई कोर्ट्स में, तेलंगाना हाई कोर्ट में, हैदराबाद हाई कोर्ट ने भी, कि मुसलमानों की जो एजुकेशन का मामला है वो हायर एजुकेशन में खाली 2% है, सर्विसेज में बिलो 2% है, और मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ जो क्लासेस है, सेक्शंस है, उनके अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन का जो परसेंटेज है वो 87% के करीब है। तो किसी एक मखसूस कौम में, कम्युनिटी में 87% बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो क़ानून की बुनियाद पर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुस्लिम पसमानदगी की जो लोग हैं उनका रिजर्वेशन ज़रूर टिकेगा। मैं आपको इंशाअल्लाह इसकी गारंटी देता हूँ। सिर्फ दुआ कीजिए, और मैं समझता हूँ आपको ज़रूरत है कि अपनी ताकत जमीयत के पीछे लगाने की, नदीम सिद्दीकी साहब के हौसले बढ़ाने की। तो अगर ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से अगर ये काम होता है तो इंशाअल्लाह आने वाले सेशन में इसके ऊपर ज़ोर लगाया जा सकता है। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नाज़रीन इकराम, अभी आपने तफसील से एडवोकेट आली जनाब एडवोकेट तहवर ख़ान साहब को सुना। आपकी पूरी जो गुफ्तगू रही है उसका बॉटम लाइन और ख़ुलासा ये रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास न सिर्फ स्टेट महाराष्ट्र के अंदर बल्कि पूरी इंडिया के अंदर मुसलमानों के रिज़र्वेशन के लिए कोई ऐसी टेक्निकल या कानूनी रुकावट मौजूद नहीं है जैसी दीगर कम्युनिटीज़ के सामने थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुस्लिम कौम की जो एक्चुअल ग्राउंड जो सूरत हाल है उसका इजहार सच्चर कमीशन और इसी तरह महमूद रहमान कमेटी ने ये ऑलरेडी किया जा चुका है। और हाँ जी, इन सारी कमेटियों ने जो है कर चुका है, और ये रिपोर्ट है, हर्डल भी निकल चुका है। हाँ जी, जो 28 अगस्त 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका हर्डल भी अभी सेंटर ने वापस ले लिया है। तो फिर से इख्तियारात स्टेट के पास आ चुके हैं। अब ज़रूरत इस बात की है, क्रेडिट नहीं, जमीयत कभी भी क्रेडिट के लिए जमीयत ने काम नहीं करी। जमीयत काम जो जमीयत का है वो फलाह व बहबूदी का है, और ये काफ़ी एक संजीदा और सीरियस इशू है जिसके लिए हर जो तालीम याफ्ता मुसलमान हैं, जो नॉन मुस्लिम भी है, जो ये चाहते हैं कि अपना देश, अपना मुल्क ताकतवर बने। तो ऐसा नहीं कि छोटा भाई कमज़ोर है और बड़ा भाई ताकतवर होता जा रहा है। मसावात आना चाहिए, और ये आगे चल के समाज और मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है कि अपने जो कमज़ोर भाई है उनको ताकत और तौक़ीयत बख्शी जाए, जिससे मेन स्ट्रीम में वो आ सके। बस सारी बातें आप हजरात के सामने आ चुकी है। आखिर में एक गुजारिश ये है कि इस सिलसिले में जो कोशिशें हो रही है और जो काविश जमीयत उलमा और स्पेशली उसके सदर बावक़ार हज़रत हाफ़िज़ नदीम सिद्दीकी साहब की तरफ से की जा रही है, हमारी दरख्वास्त जमीयत उलमा के खादिम के हैसियत से मेरी ये है आप हजरात से कि इस सिलसिले में जब कभी जमीयत उलमा और उसके सदर बावक़ार की तरफ से आवाज़ दी जाए तो कौम और मिल्लत इस आवाज़ को सपोर्ट करे और उसमें जो है अपना हिस्सा शामिल करे, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को भारत देश की मेन स्ट्रीम में लाने में हम कुछ अपना हिस्सा अदा कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।